प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः भारत में संविधान निर्माण और संविधान सभा की इस भाग द्वितीय में आप सभी का स्वागत है। इसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि भारत में संविधान की मांग किस प्रकार से हुई, किस प्रकार से संविधान की मांग संविधान सभा में बदल गई और किस प्रकार है वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत है वो भारत में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए। अब आज हम पढ़ेंगे संविधान सभा की कार्यप्रणाली के बारे में। आज हम जानेंगे संविधान सभा की कार्यप्रणाली किस प्रकार की थी। भारत का संविधान सभा द्वारा बनाया गया और संविधान सभा ने अपना संपूर्ण जो कार्य है ये 12 अधिवेशनों के माध्यम से पूर्ण किया। अगर पूछा जाए कि संविधान सभा के कितने अधिवेशन हुए थे तो उत्तर होगा कि संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए थे। इन 12 अधिवेशनों में संविधान सभा ने कुल 167 बैठकें की थी। अगर बैठकों की संख्या पूछी जाए कि संविधान सभा की कितनी बैठकें हुई थी तो संविधान सभा की कुल 167 बैठकें हुई थी। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत सी किताबों में आपको यह आंकड़ा 166 बैठक 165 बैठकों तक मिलेगा, लेकिन संविधान की जो मूल सोर्सेज हैं जहां से संविधान की है वो मौलिक तथ्य आज भी मौजूद है, उन आंकड़ों के अनुसार संविधान सभा की कुल बैठकों की संख्या 167 है। अब संविधान सभा ने संपूर्ण संविधान निर्माण का कार्य 12 अधिवेशनों के माध्यम से किया। अधिवेशन का मतलब है सत्र के माध्यम से, और इन 12 अधिवेशनों इन 12 सत्रों में संविधान सभा की कुल 167 बैठकें आयोजित की गई। अब हम जो महत्वपूर्ण बैठकें हैं उनसे है वो शुरुआत करते हैं कि कैसी कार्यप्रणाली रही। तो यहां पर हम देखें तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है ये 9 दिसंबर 1946 को आयोजित हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित हुई थी। अगर पूछा जाए कि संविधान सभा की प्रथम बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया तो उत्तर होगा 207 सदस्य। संविधान सभा की प्रथम बैठक जो 9 दिसंबर 1946 को आयोजित हुई थी, इस बैठक में कुल 207 सदस्यों ने भाग लिया था। बहुत सी किताबों में आपको यह आंकड़ा 211 का मिलेगा, लेकिन यहां पर भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। जो 211 है, अगर पूछा जाए कि प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था तो प्रथम अधिवेशन में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या 211 है। लेकिन अगर पूछा जाए कि पहली बैठक में कितने लोगों ने भाग लिया तो पहली बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया। अब देखते हैं कि इस पहली बैठक में क्या क्या हुआ था। तो इस पहली बैठक में जो 9 दिसंबर 1946 को आयोजित हुई थी, इस पहली बैठक में सबसे पहले जो बात चली कि इस बैठक के संचालन के लिए संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना जाए, या कौन से नियम के तहत किस व्यक्ति को संविधान सभा की इस पहली बैठक का अस्थायी अध्यक्ष है वो चुना जाए। तो इसके लिए संविधान सभा के सदस्यों ने फ्रांस के संविधान का पालन किया। फ्रांस के संविधान में जो सबसे सीनियर व्यक्ति होता है, जो वरिष्ठतम जो सदस्य होता है उम्र के लिहाज से, उसे ही प्रोटेम स्पीकर के रूप में अस्थायी अध्यक्ष या अस्थायी सभापति के रूप में चुना जाता है। तो इसी नियम के अनुसार संविधान सभा की पहली बैठक में प्रथम अस्थायी सभापति के रूप में, अध्यक्ष कह दें अस्थायी, या अस्थायी सभापति के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। और यहां पर फ्रांस के संविधान के नियम का पालन किया गया, क्योंकि फ्रांस के संविधान में ये प्रावधान है कि जो सबसे सीनियर सदस्य होता है उम्र के लिहाज से, उसे ही अस्थायी अध्यक्ष या अस्थायी सभापति है वो चुना जाता है। तो इस संविधान सभा में सबसे जो उम्रदराज व्यक्ति थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसी आधार पर संविधान सभा का प्रथम है वो अस्थायी अध्यक्ष है वो चुना गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की इस समय उम्र बहुत ज्यादा थी, इसलिए
इन्होंने अपनी उम्र का हवाला देते हुए और अपने कार्यों में सहायता के लिए एक उपाध्यक्ष है वो मनोनीत किया। और यहां पर जिस व्यक्ति को उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया था वो व्यक्ति एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जिनका नाम था फ्रैंक एंथोनी। फ्रैंक एंथोनी को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने ही अपने कार्यों में सहायता के लिए है वो उपाध्यक्ष है वो मनोनीत किया था। अब इस पहली बैठक में क्या क्या हुआ? इस पहली बैठक में ही संविधान सभा के एक सदस्य थे प्रशांतु देव। इनकी ये संविधान सभा के लिए निर्वाचित हो गए थे, लेकिन इनकी मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए संविधान सभा की पहली बैठक में इनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अगर पूछा जाए कि संविधान सभा की पहली बैठक में कितनी महिला सदस्यों ने भाग लिया, तो उत्तर होगा 10 महिला सदस्यों ने भाग लिया। इस पहली बैठक में 10 महिला सदस्यों ने भाग लिया। अगर पूछा जाए कि संविधान सभा के लिए या संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो जो कुल महिलाएं हैं, यहां भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, कुल महिला सदस्यों की संख्या संविधान सभा में 15 थी। लेकिन पहली बैठक में, संविधान सभा की पहली बैठक में 10 महिलाओं ने भाग लिया। अगर पूछा जाए कि संविधान सभा की पहली बैठक में राजस्थान की तरफ से या राजस्थान के किस सदस्य ने भाग लिया, तो संविधान सभा की पहली बैठक में राजस्थान की तरफ से या राजस्थान से जो केंद्र शासित प्रदेश था अपना अजमेर मेरवाड़ा, वहां के मुकुट बिहारी लाल भार्गव, मुकुट बिहारी लाल भार्गव ये प्रथम राजस्थानी थे जिन्होंने संविधान सभा की पहली बैठक में भाग लिया था। इनका नाम था मुकुट बिहारी लाल भार्गव। अगर पूछा जाए कि राजस्थान से संविधान सभा में कितने सदस्य थे, तो राजस्थान से जो यहां पर बहुत ही समझने योग्य प्रश्न है ये कि राजस्थान से संविधान सभा में कितने सदस्य थे। तो राजस्थान से अगर संविधान सभा के सदस्यों की अगर हम बात करें तो यह आंकड़ा 11 + 1 = 12 सदस्यों का था। 11 सदस्य देशी राजाओं से भेजे गए थे, 1 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से भेजा गया था। तो राजस्थान से प्रिंसेस स्टेट्स की तरफ से, देशी राजाओं की तरफ से कुल 11 + 1 केंद्र शासित प्रदेश 12 सदस्य थे। लेकिन बहुत सी जगह यह आंकड़ा आपको 15 भी मिलेगा कि राजस्थान की तरफ से 15 सदस्य भेजे गए थे। लेकिन यहां पर जो दुविधा का जो विषय आ जाता है, ये 3 सदस्य कैसे ऐड हुए, तो जयपुर से, उदयपुर से कुछ ऐसे प्रशासनिक सदस्य हैं वो भी भेजे गए थे, तो इसलिए ये आंकड़ा है वो 15 तक पहुंच जाता है। लेकिन अगर प्रिंसेस स्टेट्स की अगर बात करें, देशी राज्यों की अगर हम बात करें, तो वहां से वो 11 सदस्य भेजे गए थे और 1 सदस्य है वो अजमेर से, वो केंद्र शासित प्रदेश होने की वजह से यहाँ से निर्वाचित हुए थे, तो ये आंकड़ा 12 तक आता है। लेकिन प्रशासनिक तौर पर यहाँ से 3 सदस्य और भेजे जाते हैं। अगर कुल राजस्थानियों का आंकड़ा पूछे तो यहाँ पर यह आंकड़ा है वो 15 हो जाता है। और अगर राजस्थान से सदस्य संख्या पूछे तो ये सदस्य संख्या है वो राजस्थान से वो 12 है वो हो जाती है। अगर हम आगे चले, दूसरी बैठक की अगर हम बात करें, संविधान सभा की जो दूसरी बैठक है ये 10 दिसंबर 1946 को आयोजित हुई। 10 दिसंबर 1946 की जो बैठक आयोजित हुई थी, इस बैठक का बहुत कम उल्लेख होता है और बहुत कम किताबों में इसके बारे में बताया जाता है। लेकिन इस दिन 2 महत्वपूर्ण कार्य हुए थे। कौन कौन से 2 महत्वपूर्ण कार्य हुए थे, इनको देख लेते हैं। पहला जो कार्य वो ये होगा कि स्थायी अध्यक्ष निर्वाचन का नियम बनाया गया कि स्थायी अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया कैसी होगी, ये तय हुआ 10 तारीख को। और दूसरा, संविधान सभा की जो सबसे महत्वपूर्ण समिति है, नियम समिति, संविधान सभा की जो सबसे महत्वपूर्ण समिति है नियम समिति, इस नियम समिति के सदस्यों का मनोनयन किस प्रकार से हो, ये दोनों ही बातें 10 दिसंबर 1946 की बैठक को ही होते हो चुकी थी। तो दूसरी बैठक अगर पूछा जाए कि दूसरी बैठक कब आयोजित हुई, तो दूसरी बैठक है वो होगी 10 दिसंबर 1946 को। इस दिन 2 महत्वपूर्ण कार्य हुए। पहला कार्य
कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होगी, यह तय हुआ। और दूसरा ये कि संविधान सभा की जो सबसे महत्वपूर्ण समिति है, नियम समिति, इसके सदस्यों का मनोनयन किस प्रकार से होगा। अब हम बात करें संविधान सभा की तीसरी बैठक की, तो संविधान सभा की जो तीसरी बैठक है, बैठकें लगातार हो रही है और लगातार ये अधिवेशन हो रहे हैं। तीसरी बैठक है, ये 11 दिसंबर को आयोजित हुई। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक आयोजित हुई, जो परीक्षा की दृष्टि से हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहां से बहुत से प्रश्न है वो आते हैं। 11 दिसंबर को क्या हुआ, 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 की तीसरी बैठक में, संविधान सभा की तीसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया और इनके नाम का प्रस्ताव रखा आचार्य कृपलानी ने, जो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, आचार्य कृपलानी। इन्होंने संविधान सभा में अध्यक्ष के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम का प्रस्ताव रखा और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के इस नाम का समर्थन किया। तो अगर पूछा जाए कि संविधान सभा के प्रथम वक्ता कौन है, तो संविधान सभा के प्रथम वक्ता है आचार्य कृपलानी, क्योंकि यही वो पहले व्यक्ति है जिन्होंने खड़े होकर पहली बार वक्तव्य जारी किया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का स्थायी अध्यक्ष के रूप में है वो नाम है वो इनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के स्थायी अध्यक्ष के रूप में है वो नाम को रखा था संविधान सभा के दृष्टिपटल पर, और सरदार पटेल ने उनके इस नाम का है वो समर्थन किया था। तो इस बैठक को एक महत्वपूर्ण कार्य ये हुआ। और दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य इस बैठक को आयोजित होता है, नियम समिति। संविधान की जो सबसे महत्वपूर्ण समिति है वो है नियम समिति। और इस नियम समिति की अगर हम बात करें तो इस दिन 11 दिसंबर की बैठक को ही नियम समिति के सदस्य है वो मनोनीत हुए थे। नियम समिति में कुल 16 सदस्य थे और इस नियम समिति का जो अध्यक्ष है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस नियम समिति का अध्यक्ष बनाया गया। अब चूंकि नियम समिति जो संविधान सभा के नियम तय कर रही थी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस नियम समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, इसलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान का प्रथम प्रवक्ता कहा जाता है। यानी संविधान से संबंधित जो भी वक्तव्य बाहर मीडिया को दिए जाते थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा दिए जाते थे, इसलिए इन्हें संविधान सभा का प्रथम प्रवक्ता कहा जाता है। अगर हम बात करें इस नियम समिति में एकमात्र महिला सदस्य, तो इस नियम समिति की एकमात्र महिला सदस्य हैं दुर्गाबाई। दुर्गाबाई इस नियम समिति की एकमात्र महिला सदस्य हैं। तो 11 दिसंबर की बैठक को दो महत्वपूर्ण कार्य हुए। पहला, 11 दिसंबर 1946 की तीसरी बैठक में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में वो चुना गया। इसके अलावा नियम समिति के सदस्यों का मनोनयन और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियम समिति का अध्यक्ष है वो भी है वो यहां पर है वो चुना गया। अब हम बात करते हैं तीसरी बैठक के बाद 12 दिसंबर की बैठक को, जो चौथी बैठक है हमारी। 12 दिसंबर को जो बैठक आयोजित होती है, बहुत सी किताबों में इस बैठक का उल्लेख नहीं है। 12 दिसंबर की इस बैठक का उल्लेख बहुत सी किताबों में नहीं मिलता है आपको, लेकिन ये बैठक भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन क्या हुआ था, 12 दिसंबर की बैठक में संविधान सभा के सदस्यों द्वारा यह तय किया गया था कि जो उद्देश्य प्रस्ताव है संविधान का, जो संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव है, यहां पर यह आम सहमति बनी कि संविधान का जो उद्देश्य प्रस्ताव है इसे 12 दिसंबर को नहीं बल्कि 13 दिसंबर की बैठक में है वो संविधान सभा के दृष्टिपटल पर रखा जाए। तो 12 दिसंबर की बैठक हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इस दिन ये तय हुआ, संविधान के सभी सदस्यों ने आम सहमति ये बनाई कि उद्देश्य प्रस्ताव है इसको 12 दिसंबर की जगह 13 दिसंबर की बैठक में रखा जाए। तो अब हम अगली बैठक की बात करें, 13 दिसंबर की बैठक। 13 दिसंबर की जो बैठक है
ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बैठक में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। संविधान का जो उद्देश्य प्रस्ताव है ये 13 दिसंबर 1946 की जो बैठक है इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया और पुरुषोत्तम दास टंडन द्वारा जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखे गए इस उद्देश्य प्रस्ताव का समर्थन किया गया। लेकिन यहां पर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस उद्देश्य प्रस्ताव का विरोध किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस उद्देश्य प्रस्ताव का विरोध इस आधार पर किया, उनका यह कहना था कि अभी मुस्लिम लीग संविधान सभा में सम्मिलित नहीं है, उनके द्वारा संविधान सभा का बहिष्कार किया जा रहा है, इसलिए हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। हो सकता है कि मुस्लिम लीग इस संविधान सभा में सम्मिलित हो जाए, इसलिए अभी हमें इस उद्देश्य प्रस्ताव को है वो पास नहीं करना चाहिए। तो यहां पर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा है वो इस उद्देश्य प्रस्ताव का विरोध किया गया। यह उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया यह उद्देश्य प्रस्ताव, जिसमें कुल 8 उद्देश्य थे, ये भारत के संविधान की भावी कल्पना को प्रदर्शित कर रहे थे और वर्तमान में ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उद्देशिका के रूप में वो अंकित है। तो 13 दिसंबर 1946 की जो बैठक है ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। अब यहां पर अगर हम बात करें दो व्यक्तियों के बारे में, संविधान सभा के संबंध में दो व्यक्तियों के संबंध में बातचीत करना अति आवश्यक हो जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे बी.एन. राव। बी.एन. राव ये संवैधानिक सलाहकार थे, भारतीय संविधान के ये संवैधानिक सलाहकार। तो यहां पर यह बात जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि बी.एन. राव संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, बल्कि ये आईसीएस सदस्य थे, संविधान सभा के लिए निर्वाचित नहीं हुए थे, लेकिन इन्हें भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार का पद है वो इनको दिया गया था। और बी.एन. राव कानून के अच्छे जानकार थे, ज्ञाता थे, बर्मा के संविधान निर्माण में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ये भारत की तरफ से प्रथम न्यायाधीश है वो रह चुके हैं। तो कानून के ज्ञाता होने की वजह से इन्हें भारतीय संविधान का है वो सलाहकार है वो कहा जाता है। और दूसरा जो व्यक्ति जिनके बारे में जानना बहुत आवश्यक है, अगर हम संविधान को पढ़ रहे हैं, भारतीय संविधान को पढ़ रहे हैं, तो बिना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में जाने बिना हमारा ये संविधान है वो अधूरा है। तो यहाँ पर हम संविधान सभा में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर प्रारंभिक बैठकों में, संविधान सभा की प्रारंभिक बैठकों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में उल्लेख नहीं है। क्यों नहीं है इसको देख लेते हैं। बाबा साहब अंबेडकर प्रारंभिक बैठकों में इनके योगदान का उल्लेख नहीं है। क्यों नहीं है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा का चुनाव बंबई से लड़ा था, लेकिन बाबा साहब बंबई से संविधान सभा का चुनाव हार गए थे, इसलिए संविधान सभा में निर्वाचित नहीं हो पाए थे। फिर मुस्लिम लीग के सहयोग से बाबा साहब अंबेडकर बंगाल से संविधान सभा का चुनाव लड़ते हैं और बंगाल से निर्वाचित होते हैं। मुस्लिम लीग के सहयोग से ये संविधान सभा में पहुंच जाते हैं और ये जिस स्थान से मनोनीत होते हैं, जिस स्थान से ये निर्वाचित होते हैं, जे सुरकुन्नू, ये वो स्थान है जो बंगाल में है। लेकिन 15 अगस्त 1947 के बाद जब पाकिस्तान का निर्माण हो जाता है, तो बाबा साहब अंबेडकर का जो निर्वाचन क्षेत्र है बंगाल में, जे सुरकुन्नू, ये पाकिस्तान में चला जाता है। तो बाबा साहब अंबेडकर का निर्वाचन है वो असंवैधानिक हो जाता है। तो एक बार पुनः है वो संविधान सभा में बाबा साहब अंबेडकर के संबंध में वो समस्या उत्पन्न हो जाती है। तब
संवैधानिक जो सलाहकार हैं बी एन राव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से ये कहते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर का इस संविधान सभा में होना अत्यंत आवश्यक है। उन्हें कानून की अच्छी समझ है और अगर बाबा साहब अंबेडकर संविधान सभा में नहीं होंगे तो भारतीय संविधान निर्माण को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब बाबा साहब अंबेडकर का निर्वाचन असंवैधानिक हो चुका है, संविधान सभा में है वो उनका निर्वाचन है वो रद्द हो चुका है। तो बी एन राव जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस संबंध में अवगत करवाते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय के बंबई के जो प्रधानमंत्री हैं, उस समय पीएम का पद था, बंबई के जो प्रधानमंत्री है बीजी खेर को पत्र लिखते हैं और उन्हें इस संबंध में अवगत करवाते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित होना अत्यंत आवश्यक है। तब बीजी खेर बंबई प्रांत में संविधान सभा की एक सीट रिक्त करवाते हैं और वो सीट होती है एम आर जेकर की वो सीट होती है। एम आर जेकर बाबा साहब अंबेडकर के लिए संविधान सभा की सदस्यता से त्याग पत्र देते हैं और एम आर जेकर की जगह बाबा साहब अंबेडकर का निर्वाचन होता है और इस प्रकार बाबा साहब अंबेडकर है वो संविधान सभा में है वो निर्वाचित हो पाते हैं। तो ये भी जानना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। अब भारतीय संविधान के जो शिल्पकार हैं बी एन राव इनके द्वारा भारतीय संविधान का एक प्रारूप तैयार किया जाता है। बी एन राव भारतीय संविधान के जो संवैधानिक सलाहकार हैं इनके द्वारा भारतीय संविधान का एक प्रारूप तैयार किया जाता है और इस प्रारूप पर विचार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को एक 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया जाता है। ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति, इसे पांडुलेखा समिति भी बोलते हैं। पांडुलेखा समिति संवैधानिक सलाहकार बी एन राव द्वारा भारतीय संविधान का जो प्रारूप तैयार किया जाता है, इस प्रारूप पर चर्चा करने के लिए या इस प्रारूप की जांच करने के लिए, इसके बिंदुओं को समझने के लिए एक प्रारूप समिति का गठन किया जाता है 29 अगस्त 1947 को। यह प्रारूप समिति 7 सदस्य होती है और इस प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष होते हैं, प्रारूप समिति संविधान का प्रारूप तैयार नहीं करती है। संविधान का जो प्रारूप है यह तो बी एन राव द्वारा तैयार किया जा चुका है। अब इस प्रारूप पर बिंदुवार चर्चा करने के लिए, इसके नियमों को समझने के लिए और इसको व्यवस्थित करने के लिए प्रारूप समिति या पांडुलेखा समिति का गठन किया जाता है। 7 सदस्यीय ये समिति है और इस समिति के जो अध्यक्ष हैं, ये समिति बाबा साहब अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित की जाती है। तो बाबा साहब अंबेडकर इसके अध्यक्ष हैं। इसमें 7 सदस्य हैं। इस समिति में कौन कौन है वो देख लेते हैं। बाबा साहब अंबेडकर है, इसमें गोपाल स्वामी अयंगर है, कृष्ण स्वामी अयंगर है, माधवराज है, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी के एम मुंशी है इसमें, और इसमें वीटी कृष्णाचार्य है, और मोहम्मद सादुल्ला है इसमें। तो इस प्रकार इस प्रारूप समिति में 7 सदस्य हैं और इसके अध्यक्ष हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। अब इस प्रारूप समिति के संबंध में बहुत बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसे
इस प्रारूप समिति में कांग्रेसी सदस्य कौन थे? वैसे तो इनमें से लगभग 6 सदस्य, मोहम्मद सादुल्लाह को छोड़ दिया जाए तो बाकी सदस्य हैं, या बाबा साहब अंबेडकर को छोड़ दें तो बाकी सदस्य कांग्रेसी पृष्ठभूमि से हैं। पृष्ठभूमि का मतलब लगभग 200, कांग्रेस के जो 208 सदस्य निर्वाचित हुए थे उनमें से 30 सदस्य ऐसे थे जो कांग्रेस के बैनर तले जीते थे, लेकिन उनका कांग्रेस की सदस्यता से कोई लेना देना नहीं था, वो पृष्ठभूमि से कांग्रेसी नहीं थे। लेकिन यहां पर अगर पूछा जाए कि इनमें से कौन कांग्रेस से संबंधित है, यानी कांग्रेस की पृष्ठभूमि से कौन है, तो यहां पर कन्हैयालाल माणिक्यलाल जो मुंशी हैं ये पूर्ण रूप से कांग्रेस की पृष्ठभूमि से हैं। ये एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, बाकी व्यक्ति है वो कांग्रेस की पृष्ठभूमि से नहीं है। हालांकि वो निर्वाचित है, वो कांग्रेस के बैनर तले ही हुए हैं, लेकिन उनका जो बैकग्राउंड है वो कांग्रेसी नहीं है। तो ये है प्रारूप समिति हमारे लिए, 7 सदस्यीय प्रारूप समिति। अब अगर हम बात करें कि 167 जो बैठकें आयोजित हुई है, यहां पर हमने अध्यक्ष के बारे में देखा। अब हम इन 167 बैठकों के उपाध्यक्ष के बारे में भी देख लेते हैं कि उपाध्यक्ष के संबंध में क्या है। संविधान सभा का उपाध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष के संबंध में क्या नियम बनाए गए थे। तो प्रारंभिक दौर में कैबिनेट मिशन योजना द्वारा संविधान सभा के लिए कुल 5 उपाध्यक्ष रखे गए थे। इस बात को समझिए आप लोग, संविधान सभा द्वारा जो नियम बनाए गए थे या कैबिनेट मिशन द्वारा जो नियम बनाए गए थे उन नियमों में 5 उपाध्यक्षों का उल्लेख था, लेकिन खेर के कहने पर इन उपाध्यक्षों की संख्या 5 से घटाकर 2 कर दी गई। अब संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष हुए हैं। कैसे कैसे 2 उपाध्यक्ष हुए हैं उनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले संविधान सभा के 2 उपाध्यक्षों में एक है ब्रिटिश प्रांतों के उपाध्यक्ष, जो ब्रिटिश प्रांत के उपाध्यक्ष हैं, और दूसरे हैं देशी राजाओं के उपाध्यक्ष। यहां पर वीटी कृष्णमाचार्य ये देशी राज्यों के उपाध्यक्ष है, जबकि एस.सी. मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी ये ब्रिटिश प्रांत की तरफ से संविधान सभा में उपाध्यक्ष है वो चुने गए हैं। तो इस प्रकार से प्रारंभ में संविधान सभा के लिए 5 उपाध्यक्ष का उल्लेख था, लेकिन खेर के कहने पर उपाध्यक्षों की संख्या घटाकर वो 2 कर दी गई, और वो भी 2 अलग अलग हिस्सों में बांट दिए गए, एक देशी राज्यों की तरफ से और एक है वो ब्रिटिश प्रांतों की तरफ से। तो ये उपाध्यक्ष के संबंध में है। अब हम बात करते हैं भारत का जो संविधान है ये 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, और इस दिन ये भारत का संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ। आंशिक रूप से मतलब है पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ, केवल इसके छोटे अंश है वो लागू हुए। अब प्रश्न ये आता है कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेद लागू हुए। तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस दिन भारतीय संविधान के 16 अनुच्छेद है वो लागू हुए, और इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 394 में किया गया है। अनुच्छेद 394 ये कहता है, अनुच्छेद 394 में इन 16 अनुच्छेदों का उल्लेख है जो आंशिक रूप से वो लागू हुए हैं। अब बात करते हैं 26 नवंबर का दिन विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बात को ध्यान रखिए हम, विधि दिवस के रूप में। और कब से बनाया जा रहा है, तो ये 1979 से बनाया जा रहा है। क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि लक्ष्मण सिंह की समिति की सिफारिश पर ये
कानून के ज्ञाता थे, न्यायाधीश रह चुके हाईकोर्ट के। लक्ष्मी मल सिंह भी की सिफारिश पर 1979 से 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, लेकिन वर्तमान में इसे विधि दिवस न कहकर संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में इसे विधि दिवस की जगह संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान आंशिक रूप से लागू होता है। इस दिन कुल 16 अनुच्छेद लागू हो जाते हैं और इस चीज का उल्लेख अनुच्छेद 394 में किया गया है। और 26 नवंबर है वो 1979 से ही है वो विधि दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और इसकी सिफारिश लक्ष्मी सिंह ने की थी। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में इसे विधि दिवस की जगह वो संविधान दिवस के रूप में वो मनाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 395 का। अनुच्छेद 394 का हमने उल्लेख किया है कि 394 में उन 16 अनुच्छेदों का उल्लेख है जिनके बारे में बताया गया है कि ये इस दिन लागू होंगे 26 नवंबर को। अनुच्छेद 395 क्या कहता है? अनुच्छेद 395 में ये कहा गया है कि भारत शासन अधिनियम 1935 और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 इन दोनों को ही अनुच्छेद 395 के तहत रद्द किया जाता है। तो यह अनुच्छेद 395 में इस चीज का उल्लेख किया गया है। अब यहां पर हम एक टेक्निकली चीज को और समझ लेते हैं ताकि हम भ्रमित ना हो। यहां पर हम संविधान सभा के कुछ कार्य हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं कि संविधान सभा किस प्रकार से कार्य करती थी। यहां पर विद्यार्थियों को बहुत सा कंफ्यूजन है वो हो जाता है। तो संविधान सभा की अगर हम बात करें तो संविधान सभा दो प्रकार के कार्य करती थी। संविधान सभा दो सेशन में कार्य करती थी। एक सुबह का सेशन होता था और एक इवनिंग का होता था। सुबह के सेशन में संविधान सभा संविधान निर्माण का कार्य करती थी। संविधान सभा सुबह के सत्र में संविधान निर्माण का कार्य करती थी, जबकि इवनिंग के सत्र में यही संविधान सभा है ये संसद के रूप में, भारत की संसद के रूप में कार्य करती थी। जब संविधान निर्माण का कार्य संविधान सभा द्वारा किया जाता था तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। और जब इवनिंग में यही संविधान सभा संसद के रूप में जब कार्य करती थी तो जीवी मावलकर इसकी अध्यक्षता करते थे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान सभा की जो अंतिम बैठक होती है ये 24 जनवरी को होती है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है और इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में चुना जाता है। तो यहां पर निर्वाचन शब्द कैसे काम में आया? जब संसद है ही नहीं, विधानसभा नहीं है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन किसने किया? तो यहां हम ये देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 380 में इस चीज का उल्लेख है। वह कायदा संविधान सभा जब संसद के रूप में कार्य कर रही थी तो वह कायदा इसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था और सदस्यों को कहा गया था कि आप है वो कोई भी व्यक्ति और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। तो वह कायदा इसके लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसी संसद द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है वो 24 जनवरी 1950 को है वो प्रथम राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन हुआ था। और इस चीज का उल्लेख अनुच्छेद 380 में किया गया है। वर्तमान में इस अनुच्छेद को हटा दिया गया है क्योंकि इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के राष्ट्रपति के रूप में मनोनीत होने का उल्लेख किया गया है। तो इसलिए इस अनुच्छेद को वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है। तो संविधान सभा के संबंध में ये हमारे बहुत से फैक्ट थे जिनको हमने जानने का प्रयास किया। अब संविधान सभा के संबंध में कुछ कथन भी हैं जिन्हें भी जानना जरूरी है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने संविधान सभा को जातीय सभा कहा है कि यह तो एक जाति की सभा है। लॉर्ड साइमन ने संविधान सभा को हिंदुओं की सभा कहा है।
जबकि ऑस्टिन ने संविधान सभा को कांग्रेस की सभा कहा है। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बाबा साहब अंबेडकर के संविधान सभा में योगदान के संबंध में कहा है। बाबा साहब अंबेडकर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक कुशल पायलट की संज्ञा दी है। उसी प्रकार केवी राव ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान का जनक और जननी दोनों कहा है। तो इस प्रकार आज हमने संविधान के संबंध में वो बहुत कुछ जानकारी प्राप्त की है। अब आगे हमारा प्रयास रहेगा कि महात्मा गांधी के संबंध में आप लोगों को है वो व्यापक जानकारी उपलब्ध करवाई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।